वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का। हम ज्योग्राफी का पेपर कर रहे थे एंड इसका हमने पार्ट 1 ऑलरेडी करवा दिया। जिन बच्चों ने पार्ट 1 को नहीं देखा हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसे जरूर देख लेना। हम बात करें ज्योग्राफी के पेपर की, जो कि आपका पेपर होने वाला है 26 दिसंबर को एंड जस्ट इसके बाद ही आपका फिजिकल का है। तो सबसे पहले आपका ज्योग्राफी का, तो हम ज्योग्राफी के पेपर डिस्कस कर लेते हैं। 70 नंबर का आपका ज्योग्राफी का पेपर आएगा। 3 घंटे आपके पास होते हैं पेपर को पूरा करने के लिए। मैंने आपके साथ ये पैटर्न पहले भी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी कर देता हूँ क्योंकि नए बच्चे भी आकर वीडियोस को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम 4 सेक्शन में आपका पेपर पूरा डिवाइड है। इसके अंदर पहला सेक्शन रहेगा जो कि एमसीक्यू का रहेगा 1 से 17 तक। दूसरा सेक्शन आपका 18 से 23 तक। इसके अंदर आपके जो शॉर्ट आंसर जो है टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर भी 18वां और 19वां जो है स्रोत आधारित क्वेश्चन। ये सभी 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे और आपका एमसीक्यू वाला जो सेक्शन ए रहेगा वो 1-1 नंबर का रहेगा। सेक्शन सी की बात करें तो यहाँ पे आपके 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे। 24 से 28 तक ये 5-5 नंबर वाले रहेंगे। और आपका सेक्शन डी के अंदर 29वां और 30वां मानचित्र पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे। तो ये आपके पेपर का पैटर्न है। हिंदी मीडियम में समझा हमने, इंग्लिश मीडियम में भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। इन सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 टू 17 आर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे। 18 टू 23 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 आर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर आपका 24 टू 28 आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। एंड सेक्शन डी आपका जो रहेगा मानचित्र पर आधारित यानी मैप बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं डायरेक्ट जहां से हमने क्वेश्चन छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर हमने 22 तक कर लिया था डिस्कस एंड यहाँ पे 23वां क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आइए 23वें क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये आपका 23वां क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर पूछा गया है भारत में सबसे अधिक मतलब सबसे प्रभावी और उन्नत व्यक्तिगत संचार प्रणाली की 3 विशेषताओं को स्पष्ट करें। भारत में सबसे प्रभावी और उन्नत व्यक्तिगत संचार प्रणाली की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में पूछा गया। तो इंटरनेट भारत में सबसे प्रभावी और उन्नत व्यक्तिगत संचार प्रणाली है। उपयोगकर्ता को ज्ञान और सूचना के शब्द तक सीधी पहुंच स्थापित करने में सक्षम बनाता है। यह विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी के साथ डेटा या एक विशाल केंद्रीय गोदाम की तरह है और कम लागत की जानकारी प्रदान करता है। तो ये विशेषताएं में लिख सकते हैं। साथ ही साथ इसके लिए हमें जो है लागत ही बहुत कम लगती है। आप जो है आज के समय एआई जो चल रहा है उसके बारे में भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि किस तरह से नॉलेज को जो है हम कुछ ही सेकंड्स में जान सकते हैं, दुनिया भर की नॉलेज को। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इसी को अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहें, एक्सप्लेन एनीथिंग 3 फीचर ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड एडवांस्ड पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो इंटरनेट इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड एडवांस्ड पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम इन इंडिया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं enables the user to have direct access to the world of knowledge and information। थर्ड पॉइंट की बात करें, it is like a hug central warehouse of data with detailed information on various subject, provides low cost information। तो ये इसके अंदर आप डाल सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 22वां क्वेश्चन एंड ये आपका सेक्शन जो बी था उसके अंदर ये लास्ट ही क्वेश्चन था। 3 नंबर के क्वेश्चन थे, हमने डिस्कस कर लिए। हाँ, हमने पार्ट 1 में भी ये सारे इससे पहले के क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, तो आप ज़रूर देख लेना। सेक्शन सी की तरफ आते हैं, जिसके अंदर आप सभी के क्वेश्चन जो रहेंगे 5-5 नंबर वाले क्वेश्चंस रहेंगे, बड़े क्वेश्चंस है इसके अंदर। 24वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जिसमें बोला गया है प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रकृति का ज्ञान किस प्रकार महत्वपूर्ण है, उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट करें। यानी प्रौद्योगिकी का अगर हमें विकास करना तो उसके लिए क्या है, हमें प्रकृति का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करें। तो प्रौद्योगिकी किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। मानव प्रकृति के नियमों को समझकर ही प्रौद्योगिकी का विकास कर सकता है। जैसे घर्षण व ऊष्मा की सोच ने आग की खोज में सहायता की। यानी हमने जो आग की खोज करी तो वो उस हमें किससे पता चला, घर्षण और ऊष्मा से। तो ये एक आप कहेंगे कि प्रकृति का ज्ञान हुआ हमें जब हम इस चीज को समझ पाए। डीएनए हो गया, डीएनए तथा अनुवांशिक की रहस्यों ने अनेक बीमारियों पर विजय पाने में सहायता करी। वायु की गति के नियमों के प्रयोग से हम अधिक तीव्र से चलने वाली वायुयान को विकसित करेंगे और प्रकृति के ज्ञान के आधार पर ही सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण होता है। ये भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे ये भी डाल सकते हैं, जिस जिस तरह हमें जो है जो पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है हमें प्रकृति में, फिर उसी से हम पता कर पाते हैं उसका यूज कैसे करना है। मतलब प्रकृति का ज्ञान हमें ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे हम पता भी कर पाते हैं कि कौन सा संसाधन कहाँ पे मिलने की संभावना है। तो ये आपके पॉइंट्स होंगे इसके लिए। एंड इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देखिए। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ इज द नॉलेज ऑफ नेचर इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी
Explain with the suitable example. So technology is an indicator of the level of cultural development of any society. Second देखिए, man can develop technology only by understanding the law of nature. For example, the idea of friction and heat helped in the discovery of fire. DNA and जो है secrets of जो है genetic helped in जो है conquering many diseases. यहाँ पे देख लेंगे हम फोर्थ पॉइंट, यूजिंग द लॉ ऑफ एयर मूवमेंट फास्टर एयरक्राफ्ट जो है वर्ड डेवलप्ड. एंड यहाँ पे फिफ्थ जो पॉइंट है, कल्चरल एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ नेचर. तो ये आपके इंग्लिश मीडियम में पॉइंट्स रहेंगे इसके. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा. 25 क्वेश्चन है आपका, भारतीय कोंकण रेलवे का निर्माण कब हुआ है, इसका विस्तृत वर्णन कीजिए. तो भारतीय कोंकण रेलवे का निर्माण जो है 1998 में होता है. इसकी विशेषता की बात करें तो ये महाराष्ट्र को कर्नाटक के मैंगलोर, ठीक है, मंगलोर नहीं मैंगलोर से जोड़ता है और ये 760 किलोमीटर लंबा है. अगर आप भारत को देखेंगे, भारत के मैप को देखेंगे तो यहाँ पे आपको महाराष्ट्र मिलेगा. महाराष्ट्र से जो है ये कर्नाटक को जो है जोड़ता है ये मार्ग, और 760 किलोमीटर ये लंबा है. अगर हम देखें यह रेल मार्ग जो है 146 नदियों, धाराओं तथा 2000 पुलों व 91 सुरंगों को पार करके जो है ये जाता है. इस मार्ग पर एशिया की सबसे लंबी नदी जो है 6.5 किलोमीटर, एशिया की सबसे लंबी नदी, सॉरी सबसे लंबी जो है सुरंग भी है, नदी नहीं है सॉरी, सुरंग है यहाँ पे 6.5 किलोमीटर जो कि है. इस परियोजना में कर्नाटक, गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य शामिल है. तो ये है कोंकण रेलवे के बारे में, जिसका निर्माण हुआ था 1998 में. इसकी विशेषता यही है कि महाराष्ट्र के जो है ये रोहा को कर्नाटक के मैंगलोर से जोड़ता है. 760 किलोमीटर लंबा है ये कई सारी नदियां, जिसके अंदर 146 नदियां हो गई, धाराएं हो गई, 2000 पुल हो गए, 91 सुरंग, इन सबको पार करके ये जाता है. इस मार्ग पर एशिया की सबसे लंबी जो है सुरंग भी है, और इस परियोजना में कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र राज्य शामिल है. ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25. अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखें, व्हेन वाज द इंडियन जो है कोंकण रेलवे बिल्ड, डिस्क्राइब इन इट डिटेल. तो यहाँ पे देखिए कब बनाया गया, 1998 में इसे फॉर्म किया गया. इट्स मेन फीचर आर एज फॉलो, जैसे कि दिस रेल रूट कनेक्ट्स रोहा महाराष्ट्र टू मैंगलोर इन कर्नाटका. इट इज 760 किलोमीटर लॉन्ग. दिस रेलवे रूट क्रॉसेस 146 rivers, streams and 2000 bridges and 91 tunnels. Asia's longest 6.5 tunnel is also on this route. The project covers of the states of Karnataka, Goa and महाराष्ट्र. तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का इंग्लिश मीडियम में. क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 26 है, पाइपलाइन परिवहन की विशेषता आपसे पूछी गई है. तो पाइपलाइन परिवहन क्या होता है, मान लेते हैं एक देश है, मान लेते हैं भारत है, ठीक है, भारत है, और यहाँ आपका देखेंगे पाकिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान है. हमारी जो है पाइपलाइन प्रोजेक्ट रहता है, यानी हम पाइप जमीन के अंदर हम पाइप बिछा के, जैसे आप देखते होंगे आपके यहाँ पे क्या होगा, पानी आता होगा तो पाइप के थ्रू आता होगा. ऐसी दुनिया भर में भी क्या है कि पाइप के माध्यम से भी गैस हो गया, नेचुरल गैस हो गया, बहुत सारी चीजें हम भेजते हैं. तो क्या है, ये पाइप के माध्यम से. ये वाला परिवहन के बारे में आपको बताना है. तो इस वाले परिवहन में देखेंगे तो किसी भी प्रकार की जलवायु में धरातल पर आसानी से बिछाई जा सकती है, यानी इसके ऊपर क्या है, टेम्परेचर यानी उसका जलवायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. लंबे समय तक उपयोग करने पर सस्ती पड़ती है, यानी बहुत लंबे समय तक हम इसका यूज कर सकते हैं. समय की बचत होती है और प्रदूषण नहीं करती है, और तरल व गैसीय पदार्थ के परिवहन के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है. अगर आप देखेंगे आपके घर में पानी आता होगा, वो भी पाइप के माध्यम से ही आता होगा. ऐसी वर्ल्ड लेवल पे जब हम जाते हैं इंटरनेशनल, तो हम पाइप के माध्यम से भी बहुत सारी चीजों का व्यापार करते हैं. तो ये विशेषताएं हैं, ये बहुत कम खर्चीला होता है, इसमें टाइम की बचत होती है, प्रदूषण नहीं होता. ये चीजें आप लिख सकते हैं. इंग्लिश मीडियम में देखें, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइपलाइन जो है ट्रांसपोर्ट. तो कैन बी इजीली लेड ऑन एनी टाइप ऑफ क्लाइमेट सरफेस, inexpensive when used for a long time to saved, does not cause pollution and useful for transportation of liquid and gaseous substance. ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26. इसी के अथवे में बढ़ते हैं, प्रकृति पर मानव प्रयासों का जो छाप है वो स्पष्ट दिखाई देता है. उपयुक्त उदाहरणों द्वारा जो स्पष्ट कीजिए. तो प्रकृति यानी हम देखें प्रकृति के ऊपर पूरे वर्ल्ड में देखें तो प्रकृति में क्या क्या आ जाता है आपका, पहाड़, पर्वत, पेड़, नदियां, ये सारी चीजें आ जाती है, ठीक है. तो मानव प्रयासों की हमें छाप देखने को मिलती है, तो स्पष्ट करना है. तो मानव ने क्या किया, प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव क्या उसका यूज करता है, उपयोग करता है. धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है तथा प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप जो है पड़ने लग जाती है. जैसे अगर हम देखें महासागरों का समुद्री मार्ग के रूप में उपयोग किया जाना,
उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य विश्राम स्थल हो गया, अंतरिक्ष में उपग्रह प्रेक्षण हो गया, कृषि, नगर, पुलों का निर्माण, ये सारी चीजें आप इसके अंदर बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। कृषि का हो गया, नगर का हो गया, शहरों का बसावट, पुलों का निर्माण, ठीक है, ब्रिज बनाना, नदियों नदियों में जो है बहुत सारी चीजें हम जो कार्य करते हैं अपने फायदे के लिए या देश जो है विकास कर सके, उसमें आप सारी चीजें लिख सकते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा आपका। हम कई सारी बिल्डिंगें बनाते हैं, तो इस पे हम कह सकते हैं कि मानव जो है मतलब एक तरह से प्रकृति का क्या हो गया, मानवीकरण। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, द इम्प्रिंट ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स ऑफ नेचर इज क्लियरली विजिबल एक्सप्लेन विद द अबव एग्जांपल्स। ये आपके एग्जांपल्स है, जैसे कि यूज ऑफ द ओशन एज सी रूट्स, हेल्थ जो है रिसोर्स ऑन हायर ग्राउंड हो गया, सैटेलाइट लॉन्च इन स्पेस हो गया, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिटीज, ब्रिजेस, ये सारी चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का, जो 8वें में क्वेश्चन दिया हुआ था कि प्रकृति पर मानव प्रयासों का की जो छाप है वो स्पष्ट दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, पत्तनों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार जो है क्यों कहते हैं, आपसे पूछा गया। अगर हम देखें पतन क्या होता है, पोर्ट, जिससे अगर हम भारत के देखें, भारत में कई सारे पोर्ट है। पोर्ट वहीं पे संभव है जहाँ पे समुद्री मार्ग से जो है किसी देश का जो है जो क्षेत्र है वो टच करता हो। तो भारत का जो क्षेत्र जो है, अगर आप दक्षिण की तरफ देखेंगे तो ये टच करता है समुद्र से, एंड यहाँ पे जब भी संभव है पोर्ट का निर्माण, तो यहाँ पे हम पोर्ट बनाते हैं। पोर्ट से फायदा क्या बनाने से, तो दूसरे देशों से जो सामान आता है, आना और ले जाना हमारे लिए सस्ता। जब वायुयान का हम यूज नहीं करते क्योंकि उसमें खतरा भी होता है, साथ ही साथ उसमें हम ज़्यादा सामान नहीं ले जा पाते। लेकिन यहीं पे हम जब इसका यूज़ करते हैं पतनों के माध्यम से हम सामान को एक से दूसरे देश जो है आसानी से और कम खर्च में ले जा पाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहीं से जो है, यहीं पे सारा सामान आता है और यहाँ से भारत के अलग-अलग कोनों में या जहाँ पे भी पोर्ट है, जिस देश में भी है, वहाँ पोर्ट से फिर वो दूसरे-दूसरे स्टेट्स के अंदर जो है जगह-जगह भेजा जाता है। ये आप कह सकते हैं। समुद्री पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार कहते हैं। पतन जहाज के लिए गोदी, सामान उतारने, लादने तथा भंडारण की सुविधा प्रदान करते हैं। पतन अपने पृष्ठ प्रदेशों से जो है वस्तु इकट्ठा करने का काम करते हैं, जहां से उन वस्तुओं को अन्य स्थानों पर भेजा जाता है। तो ये इस कारण कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हाई आर पोर्ट्स कॉल्ड गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताया, जैसे कि सी पोर्ट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंटरनेशनल ट्रेड, हेंस दे आर कॉल्ड गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। दूसरा पॉइंट है, पोर्ट्स प्रोवाइडिंग ब्रेथिंग कार्गो अनलोडिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी फॉर शिप्स हो जाएगा। पोर्ट्स वर्क टू कलेक्ट गुड्स फ्रॉम देयर बैक जो है टेररिस्ट फ्रॉम वेयर दोज गुड्स आर सेंट टू अदर प्लेसेस। तो ये आपके पॉइंट्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, कृषि में भारतीय किसानों के सामने आने वाली किन्हीं 5 समस्याएं क्या क्या है। तो एक तरह से मानसून की समस्या है, कम उत्पादकता यानी कम जो है उत्पादकता हो पाती है, वित्तीय संसाधनों और ऋण ग्रस्तता की बाधाएं हो जाएगी, भूमि सुधार का अभाव, व्यवसायीकरण का अभाव और विशाल जो है बेरोजगारी, ये यहाँ पर डाल सकते हैं। मार्केट की समस्या भी डाल सकते हैं आप यहाँ पे, यानी जो है बाजार की समस्या यानी सामान को बेचने की समस्या, ये सारी चीजें भी आप डाल सकते हैं। बाकी ये सारी चीजें हैं जो कृषि जो करते हैं भारतीय किसान, उनके सामने ये समस्या आती है। आप यहाँ पे सिंचाई की समस्या भी लिख सकते हैं, पानी की समस्या, जहाँ पे मानसून की समस्या के ऊपर ही आ जाएगा, लेकिन अलग पॉइंट बना सकते हैं आप इसमें। इंग्लिश मीडियम में देखिए, एनालाइज एनी 5 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन फार्मर्स इन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे क्या है, मानसून के ऊपर जो है इन्हें डिपेंड रहना पड़ता है। अगर मानसून सही नहीं होगा तो इनकी फसल अच्छी नहीं होगी। जो है जो प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, यहाँ पे ये जो है लोग मतलब उगा सही नहीं पाते, मतलब ज्यादा नहीं उगा पाते, कम उगा पाते, तो प्रोडक्टिविटी जो है लो रहती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड जो है इनडेप्टनेस यहाँ पे रहती है, यानी एक तरह से क्या है, कर्ज रहता है। लैक ऑफ लैंड जो है रिफॉर्म रहता है, लैक ऑफ जो है कमर्शलाइजेशन होता है, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो ये पॉइंट्स आप इसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा। इसी के अंदर 8वें में क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में जल संभर प्रबंधन और वर्षा जल संग्रहण धरातलीय जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन और संरक्षण की विधियां किस प्रकार से स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे जल संभर प्रबंधन का बताना है, फिर जल संग्रहण का बताना है। तो जल संभर की बात करें हम, जल संभर प्रबंधन द्वारा बहते जल को रोका जाता है। अगर आप देखेंगे बांध बना दिया जाता है कई नदियों के बीच में,
इसके द्वारा भौम जल का जो है संचयन और पुनर्भरण अनेक विधियों अंतःस्रवण तालाब पुनर्भरण से किया जाता है। इसके अंतर्गत सभी संसाधनों प्राकृतिक तथा जल संभर सहित मानवीय संसाधनों के संरक्षण पुनरुत्पादन को सम्मिलित किया जाता है। नीरू मुरु जैसा एक कार्यक्रम है जो कि आंध्र प्रदेश तथा अरवारी पानी संसद अलवर राजस्थान के अंतर्गत लोगों के सहयोग से विभिन्न जल संग्रहण संरचनाएं जैसे अंतःस्रवण तालाब की खुदाई की गई और बांध बनाए गए। यहाँ पे बांधों से रिलेटेड है ये। वर्षा जल संग्रहण का अगर हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत वर्षा जल संग्रहण का सतह संचयन जलाशय जैसे झीलों तालाबों आदि में किया जाता है। वर्षा होती है तो अपने आप ही झील बना लेती है, तालाब बना लेती है, तो वहां पे वो क्या इकट्ठा हो जाती है पानी। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचे जिन्हें कुंड अथवा टांका के नाम से जाना जाता है, निर्माण घर में संग्रहित वर्षा जल को एकत्र करने के लिए किया जाता है। जल संग्रहण पानी की उपलब्धता है उसको बढ़ाता है, भूमिगत जल स्तर को नीचा होने से रोकता है और फ्लोराइड और नाइट्रेटस जैसे संदूषकों को कम करने अवमिश्रित भूमिगत जल की गुणवत्ता बढ़ाता है। तो ये वर्षा जल संग्रहण हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा ऊपर में जल संभर प्रबंधन। तो ये आपके हो जाएंगे एक्सप्लेन। इंग्लिश मीडियम में आप देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है एक्सप्लेन हाउ जो है वाटर सेट मैनेजमेंट एंड जो है रेन वाटर जो है हार्वेस्टिंग और मेथड ऑफ जो है एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड जो है कन्वर्सेशन ऑफ सरफेस वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। तो यहाँ पे वाटर सेट का आप जो है एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कुछ इस तरह से किया गया है, जिसके अंदर बांध बनाना ये सारी चीजें आप डाल सकते हैं। एंड रेन वाटर के अंदर जो है पानी को जो है तालाब के अंदर हो गया, उसके अंदर जो है लेक्स के अंदर जो है इकट्ठा किया जाता है। राजस्थान के अंदर तो बनाया गया है प्रॉपर कि पानी वर्षा हो तो वहां पर वो पानी स्टोर हो सके। ठीक है, बना दिया जाता है। जैसे आप देखेंगे छत के ऊपर जैसे पानी इकट्ठा हो जाता है, अगर किसी का छत है और वर्षा होती है तो पानी इकट्ठा हो जाता है, तो राजस्थान सब में जो है ऐसा बना दिया जाता है कि पानी वहां पे इकट्ठा हो जाए। ये सारी चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पे 29 से आपका सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर आपके जो है क्वेश्चन जो रहेंगे वो इंडिया एंड वर्ल्ड के मैप से रहेंगे। तो जैसे सबसे पहले पूछा गया 29वां विश्व वाला आपसे पूछा गया है सीपिंग नहर जो कि पनामा नहर है, सीपिंग कैनल। ठीक है, यहाँ पे ये पूछा गया है। एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जैसे पूछा गया फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डा। ये बात नहीं है कि आपको यहाँ से लिखना है, एक अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह बता दिया तो आपने कोई भारत के बंदरगाह का नाम ले लिया, ऐसा नहीं है। आपको मैप में जो है पूरा मिलेगा जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ये आपका दिया हुआ है, एंड इसमें आपको ढूंढ के लिखना है कि कौन सी चीज कहाँ पे आएगी। ठीक है, तो जैसे ए है, ए बोला गया है एक सीपिंग नहर है। ठीक है, एक यहाँ पे सीपिंग नहर बोला गया है, तो ए आपका जो है पनामा नहर आ जाएगा। ए है कहाँ, ये आपका कहाँ आ जाएगा, पनामा नहर। ठीक है, तो ये पनामा नहर हो जाएगा। ऐसे दूसरा अगर हम देखें, दूसरा जो बोला गया है, दूसरा बी है एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो बी अगर आप देखें कहाँ पे है ये, तो यहाँ पे मार्क किया गया है बी, एंड यहाँ पे ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको करना होगा। जैसे बी का क्या है, फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डा, ये हो जाएगा। एक अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह, तो हांगकांग पोर्ट यहाँ पे आ जाएगा। जो कि सी अगर आप देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है हांगकांग पोर्ट आ जाएगा, तो ये आपका सी वाला आ जाएगा। ऐसे डी ई एफ जी, इसके अंदर आपका जो है कोई 5 बोला गया है करने के लिए, इन्हीं 5 को। बाकी इसके अंदर आपका जी तक दिया हुआ है, कोई 5 आपको करना है। बाकी आप देख सकते हैं एक व्यापक वाणिज्य अनाज की खेती का एक क्षेत्र, तो डाउन हो जाएगा। एक खानाबदोश पशुपालन क्षेत्र हो जाएगा, तो उप सहारा या सहारा मरुस्थल। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील हो जाएगा। प्रमुख बंदरगाह सिडनी पोर्ट। तो ये वर्ल्ड का मैप का हो जाएगा जो कि आपसे पूछा जा सकता है। आगे अगर हम देखें 30वां क्वेश्चन, तो ये आपका इंडिया से रिलेटेड है। जैसे भारत के पश्चिम तट पर सबसे उत्तरी बंदरगाह, तो कांडला आ जाएगा। राजस्थान की एक तांबे की खान, तो खेतली आ जाएगा। बिहार में स्थित एक बाजार आधारित तेल रिफाइनरी, तो बरौनी आ जाएगा, जो कि इसके लिए फेमस है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कहाँ है, तो कर्नाटक है। ये हो जाएगा। केरल का एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम आ जाएगा। शहरीकरण के उच्चतम स्तर वाला राज्य गोवा आ जाएगा। तो ये आपके रहेंगे जो कि मैप में आपको कुछ इस तरह से फिल करना पड़ेगा। ये मैंने एग्जांपल के लिए मैप दे दिया है आपको। एबीसीडी जैसे आपका वर्ल्ड वाले में था वैसे इसमें भी लिखा होगा। बाकी ये आपका पूरा पेपर हो जाता है ज्योग्राफी का पार्ट 2। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें वीडियो को। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नई वीडियो आपके लिए लेके आएंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। बाकी ये था आज का वीडियो। चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब का बटन जो है आपको राइट हैंड साइड पे देखेंगे, वहां पे आपको मिल जाएगा और ऑल पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। इससे नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे। चलिए, पार्ट 2 था ये। पार्ट 1 जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख लेना।
चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।